जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं रविंदर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। यह मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग आज से हम करेंगे और बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक का जो अंग्रेजी हो सकता है वो हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और हमारी जो क्लास होने वाली है वो प्रॉपर देखा जाए तो क्लास 12 के बच्चों के लिए ही होने वाली है, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम से संबंधित मैं तैयारी करवाने वाला हूँ अंग्रेजी ग्रामर की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 26 से 27 ये जो सेशन है, इस बार जो 27 में एग्जाम देंगे जो बच्चे। कोशिश मैं करूंगा कि अभी जितना भी समय बचा है उसमें जितना ज़्यादा हो सके अच्छे अच्छे तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर डालूं, ताकि उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा सहायता मिले एग्जाम में। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो है सो मैं पढ़ाने का कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए यहाँ पर कि इंग्लिश ग्रामर मैंने जो लिखा है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे समझने का काम करेंगे क्या कितना हमें कैसे कैसे पढ़ना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हमारी पढ़ने के क्या तरीके होंगे जिससे हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम लोग ग्रामर को सीख पाएंगे। ठीक है। तो हमारे जो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो हमारी ये होगी कि आप यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स में हमें जो बेसिक में समझना है वो क्या समझना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर जो है वो बोलते किसको है, तो अंग्रेजी ग्रामर बोलते हैं कि जिससे अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना है। अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर। और अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने के लिए अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सा है, तो वो होता है लेटर। क्या होता है, लेटर्स। क्या होता है, वो लेटर्स होता है। अब ये लेटर्स जो है, ये लेटर्स यानी कि ये अक्षर, ये कुल 26 यहाँ पे हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बात आप लोग को पता भी होगी। ये 26 लेटर्स होते हैं, इनको दो तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। टोटल लेटर्स हो जाते हैं। इन्हीं लेटर्स को जब हम आपस में मिला देते हैं, एक दो चार लेटर्स जब एक से अधिक यानी कि दो चार पांच लेटर जब आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर के बनता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड यहाँ पे बन जाता है। तो इन्हीं लेटर्स को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड यानी कि शब्द। ठीक है। लेटर्स को मिला करके वर्ड यानी कि शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा कि मान करके चलिए हमने लिखा TOY, टॉय मतलब होता है खिलौना। तो खिलौना यहाँ पे एक दो तीन तीन लेटर्स को हमने मिलाया तो जाकर के टॉय बना, यानी कि खिलौना बना। ठीक। जैसे हमने लिखा YELLO, येलो, येलो मतलब क्या था, पीला। इनको जब अच्छे तरीके से हम लोग संगठित रूप से लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। तो लेटर्स से बन जाता है वर्ड्स, और वर्ड्स जब आपस में दो तीन वर्ड्स आपस में मिलते हैं तब उससे बन जाता है सेंटेंस। क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। ठीक है। तो लेटर्स, लेटर्स से फिर वर्ड, वर्ड से फिर सेंटेंस हो जाते हैं। और इन्हीं सेंटेंस को हम लोग सीखने के लिए, इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलेंगे, किसी के सामने बोलेंगे तो कोई वाक्य बोलने का कोशिश करेंगे, कोई वाक्य बोलकर हम बोलते हैं, कभी भी हम बात किसी से करते हैं तो कोई वाक्य की तरह ही बात करते हैं, ऐसे एक शब्द बोल के बात नहीं करते। तो हम जब कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस बोलना सीखेंगे तो उसी के लिए हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं कि अंग्रेजी का जो वाक्य है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर बोला जा सके। तो अब यहाँ पर एक बात गौर करिए कि जब हम भी कोई वाक्य बोलते हैं तो हम लेटर लेटर बाय लेटर नहीं बोलते हैं। हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो ऐसे नहीं कि मान के चलिए हमको बोलना है कि आई एम गोइंग टू पटना, ये एक वाक्य, आई एम गोइंग टू पटना। अब मैंने ये वाक्य बोला तो हम किसी के सामने बोलेंगे तो ऐसे आई
GOING, इस तरीके से लेटर बाय लेटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू पटना, यानी कि इतना ये वाक्य पूरा का पूरा बोलने के लिए हमने 1 2 3 4 5 शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है, 5 तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तब जाकर के हम लोग ये पूरा वाक्य बोल रहे हैं। तो वाक्य बोलने के क्रम में हम लोग शब्दों को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं। और जब हम लोग वर्ड्स को बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमें मुख्य रूप से हमें शब्दों को ही समझना होता है, शब्दों को समझना होता है कि किस शब्द को पहले बोलना और किसको बाद में बोलना है, और किस समय में क्या शब्द का यूज करना है। ये यहाँ पे गोइंग शब्द क्यों आया, क्या जरूरत है इसका आने का, यहाँ पर टू क्यों आया, यहाँ पर एम, आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पे एम आ गया। तो जैसे आई एम गोइंग टू पटना, फिर अगर मैं लिख दूं आई गो टू पटना, ये दोनों अलग अलग तरीके का वाक्य, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो किस समय पे गो यूज करें, किस समय पे गोइंग यूज करें, सब रूल्स इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो है सो जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो यहाँ पे छोटा पी न होकर के क्या हो जाएगा, बड़ा पी। अब यहाँ पे बड़ा पी क्यों हो जाएगा, इसका भी अपना नियम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में पहला लेटर कैपिटल होता है। तो हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा, जब हम शब्दों को समझ जाएंगे कि शब्दों को किस तरीके से व्यवस्थित करके रखा जाता है, कौन सा शब्द क्या होता है, ये दोनों वर्ब हैं, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट है, इन सब चीजों को जब हम समझ जाएंगे तब जाकर के हम वाक्य को अच्छे तरीके से जो है लिख पाएंगे या फिर बोल पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें कुल मिला करके हमारे ग्रामर पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि हम शब्दों को किस तरीके से मिला करके वाक्य बनाए, इस चीज को हम लोग समझ पाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिक्स में हमें तो यही पढ़ना है, तो हम इस वाक्य को ही समझना। अब आ जाइए, आप आ जाइए। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चर्चा ही करेंगे कि कैसे क्या हो, बेसिक्स है, कहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे की, हम पहले क्या पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर सेंटेंस, इस सेंटेंस को हमें सीखना होता है, इसी के लिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाक्यों को हम लोग सीख पाए। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होता है यानी कि जो वाक्य होते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या हम लोग सीधे वाक्य को पढ़ना शुरू करेंगे, तो नहीं। सेंटेंस जो होता है, वाक्य हमारे वाक्यों में शब्दों का मेल होता है, किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। तो वाक्य में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है वाक्य में। अब कोई भी वाक्य जो होगा वो, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी वाक्य होगा तो उसमें हमारा यहाँ पर 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 चीजें यहाँ पे होती है, तब मिल करके वो वाक्य बनता है। पहला तो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसलिए पहला तो हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरा हमारा वर्ब का एरिया होता है, तीसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स का एरिया होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो मिला करके हम अदर वर्ड्स बोल दिए, चलिए। तो यहाँ पे कोई भी वाक्य जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड्स होते हैं, ये 3 चीजें किसी भी वाक्य पे होती है। हाँ, ये अदर वर्ड्स कोई जरूरी नहीं है कि हो, सब्जेक्ट और वर्ब ही हो, ठीक है। तो लेकिन मुख्यतः आमतौर पर अभी हम ये समझेंगे कि तीनों चीजें होती है सब्जेक्ट में, मतलब सेंटेंस में तीनों चीजें होती है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और अदर वर्ब क्या होता है। देखिए, हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो किसी को कुछ समझाना होता है या किसी को कुछ बोलना होता है, तो हम लोग 2 ही तरीके का वाक्य का उपयोग करते हैं। पहला तो ये कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम, किसी काम को हम लोग बताते हैं, किसी काम को दर्शाते हैं, ठीक है। कोई काम के होने को दर्शाते हैं, काम के ना होने को दर्शाते हैं, लेकिन काम का बात यहाँ पे होता है। और दूसरा वाक्य ऐसा होता है जिसमें कि हम किसी के परिचय का वर्णन करते हैं, किसी के परिचय को बताते हैं कि ये फलना ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैंने कहा कि रोहन का भाई रवि सवेरे सवेरे जो है सो समय पर स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है, जाना क्रिया है, क्रिया से संबंधित वाक्य हो गया, ठीक है। रोहन का भाई रवि चोर है। अब यहाँ पे चोर है
तो वहाँ पे कोई काम को हम नहीं बताए इस वाक्य में, बल्कि हम उसका परिचय दिए कि वह क्या है, चोर है। तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो हो जाता है क्रिया वाले वाक्य, और दूसरा हो जाता है परिचय या वर्णन वाले। ठीक है, एक तो हो जाता है क्रिया वाले वाक्य, दूसरा क्या हो जाता है परिचय या वर्णन वाले वाक्य। ठीक है, अब इन्हीं 2 प्रकार के वाक्यों में हमें सब्जेक्ट भी ढूंढना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कौन होता है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो काम को करता है या जिसके बारे में बात किया जाता है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। हमें अंग्रेजी ग्रामर को सीखने के लिए, हमें वाक्यों को समझने के लिए जो है, हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? हमें वाक्यों को समझने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, सब्जेक्ट को किस तरीके से हम पकड़ेंगे, किस तरीके से समझेंगे और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमें समझना होता है वर्ब के बारे में। अगर ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना है, बनाना है, लिखना है, हमें बोलना है, तो हमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें सब्जेक्ट के बाद क्या समझना होगा, वर्ब को समझना होगा। ठीक है? और वर्ब को हम समझेंगे कि वर्ब कौन-सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है, कैसे क्या कंडीशन है। उसके बाद अदर वर्ड्स में तो ख़ैर देखो सब कुछ आ ही जाएगा। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद तो आपका इधर प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो या आपका इधर एडवर्ब फ्रेज़ हो या कह सकते हैं कि जो भी वर्ड्स आएगा, नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो वो तो हमारा पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो तो यहाँ पे आप ये बात तो क्लियर हो गया कि अंग्रेजी ग्रामर में हम जब भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को सीखते हैं, तो सेंटेंस को सीखने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक वर्ब की ज़रूरत है, अदर वर्ड्स की। अदर ज ज जब सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ा जाएगा, वाक्य में जब सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ लेंगे अपन लोग, समझ जाएँगे, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? वर्ड्स बचेगा। तो यहाँ पे उतना झंझट नहीं है, झंझट यहाँ है। यहाँ पे इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, तो आ जाइए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या-क्या आता है? सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्ट का हम एक छोटा-सा यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं कि जो काम को करता है या जिसके बारे में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बारे में वर्णन किया जाता है। अभी सब्जेक्ट में किसके बारे में वर्णन, मतलब जो काम करेगा जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, मतलब क्या? सब्जेक्ट कौन होगा? तो ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में आपने सुना होगा एक शब्द होता है नाउन। ठीक है? नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा। एक बात बताइए, काम को कौन करेगा? काम को करेगा कौन? कोई, या फिर हम किसी के बारे में तो बताएँगे, तो किसके बारे में बताएँगे? यहाँ पे सवाल ये है। तो हम किसी के भी बारे में बताएँगे, उसका अपना एक नाम होगा, उसका अपना क्या होगा? एक नाम होगा, और उसका जो नाम होगा वही क्या है? नाम है। हम किसी के बारे में भी चर्चा करेंगे तो उसका अपना क्या होगा? एक नाम नाम होगा, और उसका जो नाम है वो यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट में कौन आएगा? नाउन आएगा। सब्जेक्ट में कौन आएगा? नाउन आएगा। ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट में कौन आएगा? नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन आएगा। नाउन के बदले में जो आता है वो कौन सा आएगा? प्रोनाउन। इसका छोटा भाई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वाक्य है उसमें हम किसी के बारे में बात करेंगे, जैसे रोहन का भाई रवि। रोहन का भाई रवि, तो रवि यहाँ पे क्या है? नाउन है। रोहन का भाई क्या है? नाउन। रोहन का भाई रवि क्या है? पूरा पूरा एक नाउन है। तो ये नाउन जो है सो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि अ अ, मतलब वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार लड़का है। तो वह, जैसे हमने वह बोल दिया, तो वह के लिए क्या आएगा? ही। ही यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन ही यहाँ पे क्या बनने का काम करता है? सब्जेक्ट बनता है। ठीक है? इसमें हमें नाउन को समझना होगा, प्रोनाउन को समझना होगा। उसके बाद जो है नाउन इक्विवेलेंट, कुछ नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि जिरंट, जैसे कि
इंफिनिटी, ये सब हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट का रूप लेते हैं। जीरन यहाँ पे हो जाता है V1 प्लस ING, और इंफिनिटी हो जाता है 2 के साथ भी। तो इसको भी हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे क्या है। जैसे स्मोकिंग बोलते हैं, स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ हेल्थ, ठीक है। जैसे टू वॉक इज वेरी हेल्दी, तो यहाँ पे मतलब टू वॉक मतलब टहलना अच्छी आदत है, टू वॉक इज अ वेरी गुड हैबिट। तो इस तरीके से यहाँ पे जीरंड इन्फिनिटिव प्रोनाउन नाउन ये सब किसका रूप लेता है, सब्जेक्ट का लेता है। मेन यहाँ पे है नाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को आप समझ गए। मुख्य रूप से ज्यादातर केसेस में जब हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे थोड़ा सा हमें बढ़िया तरीके से जो है समझने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ वाक्य ले लेते हैं, मान करके चलिए एक उदाहरण के तौर पर, जैसे रवि ईमानदार लड़का है। हमने लिखा रवि क्या है, ईमानदार लड़का है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी के काम को नहीं बता रहे, किसी के परिचय को बता रहे हैं। किसके परिचय को बता रहे हैं, रवि के परिचय को बता रहे हैं कि रवि क्या है, ईमानदार लड़का है। कौन ईमानदार है, रवि है। तो यहाँ पे रवि क्या है, नाउन है। तो ये नाउन क्या है, ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मोहन का पिता घर नहीं गया। इस बात को देखिए तो यहाँ पे कोई घर नहीं गया है। कौन घर नहीं गया, तो मोहन का पिता। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो मोहन के पिता के बारे में बात किया जा रहा है कि वह घर नहीं गया है, उसके काम को नहीं होने को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मोहन का पिता पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप तय करिए, आप कुछ भी वाक्य बोलिए तो आप किसी व्यक्ति के बारे में ही बात करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई जानवर के बारे में भी हो सकता है कि अ, जैसे यह गाय बहुत बीमार है, ठीक है। जैसे हमने कहा यह गाय बीमार है, तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में की, गाय के बारे में की। गाय, यह गाय, टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये तो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन इसमें मोहन का के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ गाय के साथ यह जुड़ा हुआ है। तो यह गाय को हमने एक साथ अंडरलाइन किया है, इसके साथ एक साथ। एक साथ जब हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक साथ अंडरलाइन करने का मतलब है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। हमें वाक्यों को 3 भागों में तोड़ देना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के भागों में, तब जाकर के हम ट्रांसलेट बना पाते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। तो इन चीजों को हम हमें बढ़िया से समझना होगा, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, वाक्य सेंटेंस बना पाएंगे। तो हमें इनको समझने के लिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि एक वीडियो हमारे पार्ट बाय पार्ट आए, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझाएं, ठीक है। और जो भी दिक्कत हमें खुद को ये फील करें, हम ये फील करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो दिक्कत हमको खुद को यहाँ पे आई थी कि हम जब हम सीख रहे थे, तो अभी भी सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम सीख करके बहुत बड़े महारथी हो गए, नहीं। तो जो स्टार्टिंग फेज था, मेरे कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग फेज पे जब हम लोग सीख रहे थे तो हमें जो दिक्कत आ रही थी, तो हम कोशिश ना करें कि वो दिक्कत आप लोग को जो है सो आगे आए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में अब देखिए ये सब आएगा, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट में आएगा, तो इन सबको हमें पहले पढ़ना होगा। वर्ब में तो सीधा सा कहानी है। वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है और क्या होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब तो आप आराम से समझ जाएंगे, मेन वर्ब के लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो टेंस पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसको समझेंगे। अदर वर्ड्स में बाकी जो बचा हुआ अदर वर्ड्स होता है वो तो धीरे धीरे हम लोग ग्रामर के टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो समझ में आते जाएंगे। जैसे हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े, प्रीपोजिशन वाला वर्ड जो सब आएगा वो कैसे हम ट्रांसलेट करें वो समझ जाइएगा आप। कंजक्शन का कहाँ उपयोग करें, किस वर्ड का कहाँ उपयोग करें, वो आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब वर्ब और अदर वर्ड्स, ये 3 का काम है। हमें सबसे पहले समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में कौन कौन से यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, और उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है, ताकि हमें किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा आपको ये बढ़िया से क्लियर करने का कि सब्जेक्ट
वो समझने के लिए हमें क्या-क्या मतलब बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा और मैं चर्चा करना चाहूँगा इसके अलावा मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये चर्चा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखिए, ये 3 कैटेगरी में तो हमने वाक्यों को बाँट दिया, ठीक है? अब इसी 3 कैटेगरी में यहाँ पे जो है, इसी 3 कैटेगरी में जो सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट में जो भी नाउन आता है, जो भी क्या आता है नाउन, नाउन, ठीक है? नाउन के अलावा प्रोनाउन या वर्ब, नाउन है या वर्ब है, या इसमें आगे चल कर के जो है एडजेक्टिव का भी प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का भी प्रयोग होगा या एडवर्ब का भी प्रयोग होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखने का काम करता हूँ। प्रीपोजिशन, चलिए ठीक है, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब जो भी आएंगे, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही नाउन आएगा। यह भी तो कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मोहन और उसका पिता, उसका फादर है, और यहाँ पे मोहन, तो मोहन का पिता, यहाँ पे 2 शब्द आ गए, मोहन आ गया और पिता आ गया। तो ये भी कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सब्जेक्ट में जो है सो एक ही नाउन आएगा, 2 नाउन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 2 नाउन आ गए, तो इस 2 नाउन को हम कैसे समझें कि दोनों दोनों का दोनों क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है। तो नाउन या फिर वर्ब, वर्ब में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेन वर्ब ही खड़े आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ कैसे आए? एडजेक्टिव, कौन एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कौन है? जैसे यह गाय, हमने यहाँ लिखा है यह गाय। अब यहाँ पे हम एक और वाक्य लिख देते हैं, यह काली गाय, यह काली गाय बीमार है। अब यहाँ पे देखिए, गाय तो है लेकिन गाय की विशेषता कौन? काली, ठीक है? यहाँ पे ये, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यह काली है। अब यहाँ पे मेरे कहने का भाव ये है कि केवल एक शब्द नहीं होता जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपके 2 हो सकते हैं, शब्द 3 शब्द हो सकते हैं। तो जब वाक्य वाक्य में हमने 3 भाग किया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी जब 2-3 शब्द आ रहे हैं, 2-3 शब्द आ रहे हैं, तो वो तो या तो नाउन के फ्रेज होते हैं, या वर्ब के फ्रेज, या एडजेक्टिव, या वो सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो वो कौन क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन के क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। फ्रेज को भी समझने का काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के फ्रेज होते हैं, फ्रेज को भी हम यहाँ पे समझेंगे आगे चल कर अगली क्लासेस में। तो कुल मिलाकर के मैं धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो मेरे मन में तो ये बहुत सारी मतलब बातें हैं जो यहाँ पे मैं बेसिक क्लास में ही आपको बताऊँ कि मैं क्या-क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। खैर अभी ये बेसिक एज़ अ इंट्रोडक्शन था, तो हम अगले वीडियो से क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।